हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो वायरल हुआ पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसलिए किसी को भी टेंशन लेना नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का ये जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। आराम से देखना है, आराम से पढ़ना है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि ज्योग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि दी वर्ड ज्योग्राफी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच टू वर्ड्स, यानी कि ज्योग्राफी जो है वो किन दो शब्दों से किन दो वर्ड से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जियो प्लस ग्राफोस। क्या हो जाएगा? जियो प्लस ग्राफोस, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? पहला का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं क्या कहता है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, यानी कि ज्योग्राफी की जो पिता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में क्या कहता है कि ज्योग्राफी यानी कि जो भूगोल के पिता है वो कौन है, उसका क्या नाम है। तो इसका दूसरे का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एरेस्टोस्थनीज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ना है और समझना है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन दी रिफ्ट वैली, है ना। तो भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो तीसरा का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दी नर्मदा नदी है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख, है ना, बनाती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं क्या कहता है कि विच रिवर फॉर्म अन ट्री, है ना। तो 4 का जो सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। पहला इसका भी सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है, ठीक है, किसी को भी टेंशन नहीं लेना। कहता है निम्नलिखित में से संकटापन प्रजातियां कौन सी, यानी कि कौन सी प्रजाति को हम लोग संकटापन प्रजाति कहते हैं। तो ऑप्शन ये है कि जो दूसरों को असुरक्षा दे, या फिर बाघ व शेर, या फिर जिसकी संख्या अत्यधिक हो, और लास्ट वन है कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही, यानी कि जो जिस प्रजातियों का लुप्त होने का खतरा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकटापन प्रजाति। ठीक है, देखिए आप लोगों को देखिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहीं यहाँ पे इंग्लिश इधर रहता है और हिंदी यहाँ रहता है, तो हमको आसानी होता। ऊपर नीचे करेंगे तो आपको ही कम समझ में आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना है दोनों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। कहता है कि निम्नलिखित, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित आमयोत्तरों में कौन सा भारत का मानक आमयोत्तर है। तो इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है, यानी कि ईस्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा भारत का मानक आमयोत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब हम लोगों के सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन ये है हम लोग का आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए हम लोग के सामने 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशियन, यानी कि ओशियन का जो सरफेस वाटर होता है उसका एवरेज टेम्परेचर औसत तापमान कितना होता है। तो 8 का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला 27 डिग्री सेल्सियस। को दिक्कत है? हिंदी इंग्लिश वाले समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है। तो ओजोन जो गैस है, ओजोन जो आपके गैस है, यही क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है। वैसे बहुत को लग रहा होगा कि ओजोन तो एक परत है, तो वो भी एक तरह का गैस का स्वरूप है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग का सही होना चाहिए, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। अब इससे ईजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। इसका सही आंसर होगा 20.95%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? 10वां का सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको हम लोग एवरेज में क्या बोलते हैं पता है? 21%, है ना, 21%। और नाइट्रोजन आपका है 78%, और बाकी 1% में बाकी जितनी भी गैसें हैं सो, तो 21% हम लोग बोलते हैं अप्रोक्स, लेकिन
एग्जैक्ट डेटा देखेंगे तो 20.95% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है समझने में? इसलिए देखिए जहाँ पर हमको सुविधा होता है ना तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के आपको बता देते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको भी समझना है। और हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। मानते हैं जो हिंदी वाले हैं उसको इंग्लिश थोड़ा नहीं समझ में आता होगा और इंग्लिश वाले को हिंदी में भी बहुत वर्ड नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आपका ये भाई आपके लिए जहाँ तक हो पाएगा पूरा मेहनत कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, दोनों को हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे 11 नंबर क्वेश्चन समझना है क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो धातु से लोहा है, यानी कहने मतलब जो धातु में लोहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे जिस धातु में लोहे का गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोह धातु। क्या बोलते हैं? लोह धातु। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से देखना। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ, यानी कि चारों में से हमको पूछ रहा है कि जो अर्थ है यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एज कितना है, यानी कि हमारा पृथ्वी का उम्र जो है वो कितना है, यानी कि आयु कितनी है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, यानी कि पृथ्वी का एज कितना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4.6 बिलियन ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है हमारा जो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, आराम से देखना। देखिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान देना, एडजस्ट करना है थोड़ा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधिकेंद्र। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूपर्पट्टी के ठीक नीचे की परत कहलाती है, यानी कि द लेयर ऑफ जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड, यानी क्रस्ट का जो नीचे वाला लेयर होता है उस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं ना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मेंटल। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको मेंटल बोलते हैं, तो इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है ना। मैग्मा और लावा से बनी हुई चट्टानें को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल्स है ना। तो इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड। ये सबसे डायमंड जो है ना सबसे ज़्यादा कठोर जो है वो खनिज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा डायमंड मतलब समझे हीरा हीरा हीरा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में जो है वो अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17वां का वो जाने वाला आपका तरुणावस्था। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत है? अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने बहुत आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका बालू वस्तु। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण आकृति होता है उसमें होता है बालू का स्तूप जब बन जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो भी आकार की घाटी जो होता है ना वो नदी द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जो मंडल है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या कहता है। कहता है कि एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी कि कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर है जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो मानव के जीवन के लिए यानी ह्यूमन लाइफ के लिए है ना। तो 20 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला आपका ट्रोपोस्फेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। हिंदी वाले के लिए इसको बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। सिंपल है, नाइट्रोजन गैस है ना। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में सबसे लार्ज अमाउंट में कौन सा गैस जो है वो आपका पाया जाता है, फाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, नाइट्रोजन गैस। सिंपल है, कितना पाया जाता है? 78%। कितना? 78%। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से देखना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यानी कि 21 जून को जो दोपहर का समय होता है उसमें से सूर्य की किरणें कहाँ जो है वो सीधी पड़ती है। तो 22 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है 23 नंबर क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है, यानी कि जो अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। भूमध्य रेखा के निकट कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पूरा पृथ्वी है तो इसका जो बीच का ये क्षेत्र होता है ना, बीच का ये जो रेखा होता है जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, हिंदी में जिसको इक्वेटर बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, देखो इक्वेटर, इक्वेटर का ही नाम होता है भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा का जो इधर का क्षेत्र होता है ना, निकट वाला क्षेत्र, नजदीक वाला क्षेत्र, यहाँ पे अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। कोई दिक्कत है समझने में? देखिए हम जहाँ तक हो रहा है आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप उससे भी ज़्यादा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सारा प्यार है हमारे तरफ से, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि सबका रिजल्ट बेहतरीन हो, है ना। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए जहां तक हो पाएगा ये भाई पूरा मेहनत कर रहा है। आपको पता है कि हम तकरीबन हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट दे चुके हैं ना, शायद पता नहीं इस सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का भी हम आपको शायद, हाँ इसका भी शायद 5 मॉडल सेट दे चुके हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहे हैं। ठीक है, आप हमारा 5 मॉडल सेट देख लीजिए, बाकी हम 5 सालों का क्या क्या फाइनल ईयर में क्वेश्चन आया था वो भी करा देंगे। बस हमारा 5 मॉडल सेट और पिछले 5 सालों का क्वेश्चन, ये दोनों आप कर लेते हैं ना, तो आपको 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने, कि निम्नलिखित में से वह कौन सी जो है जिसके द्वारा जल द्रव वाष्प में बदल जाता है। कहने का मतलब कि पानी जो है वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए जल जो है वो द्रव से बदल जाता है वाष्प में, तो उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर 24 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है समझने में आता है? चलिए देखिए बगल में गाना बजने लगा है ना, तो हम वैसे गाना जैसे आ जाएगा कॉपीराइट दे देता है। ठीक है, तो हम यहीं पे वीडियो को थोड़ा क्लोज करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि गाना आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।